हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी के प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो आपके एचटेट के पीजीटी टीजीटी पीआरटी एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, DSSS केवीएस एनवीएस सभी के जहां पर भी सीडीपी के क्वेश्चंस आते हैं सबके लिए आपके लिए हेल्पफुल है। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, काफ़ी सारी क्लासेस में करा चुकी हूँ और ये जितने भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं ये सभी टॉपिक वाइज है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कराए थे, फिर इन्फेंसी पीरियड के, फिर चाइल्डहुड में भी अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इस तरीके से ये चलते हैं, फिर एडोलेसेंट के और फिर कुछ थ्योरीज के। तो इसी तरीके से आगे हम ये करते जा रहे हैं। आज फिर से मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगी एक क्लास में, तो अच्छे से देखिए, समझिए। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि पीडीएफ चाहिए। देखिए पीडीएफ की ज़रूरत क्या है, आप इन्हें पढ़िए, आप इन्हें समझिए अच्छे तरीके से। अगर पीडीएफ की ज़रूरत होती तो आप खुद ही बुक से पढ़ लेते। हाँ, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता तो उसको क्वेश्चन और आंसर के साथ वन लाइनर की फॉर्म में आप एक बार नोट डाउन कीजिए, तभी पढ़ाई होती है। पीडीएफ कलेक्ट करके आप क्या करेंगे, इतनी सारी पीडीएफ आप कलेक्ट करते जाओ, दोबारा नहीं खोलने का मन करता, क्योंकि उससे पहले एक नई क्लास, नई पीडीएफ आपके सामने आ जाती है। तो जो आप देख रहे हैं उसमें प्रेजेंट में रहिए और उसी को समझिए और उसी को पढ़िए। तो चलिए करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है पहला वो है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ए चाइल्ड द टीचर शुड। अगर जो एक बच्चा है, बच्चों में क्रिएटिव पोटेंशियल का डेवलपमेंट करना है। क्रिएटिव पोटेंशियल समझ रहे हो, उनकी वो क्षमताएं जिससे वो कुछ क्रिएट कर पाए, कुछ नया बना पाए, ठीक है, कुछ क्रिएटिंग चाइल्ड बने। तो चाइल्ड टीचर को क्या करना चाहिए उसमें, अलाउ हिम टू बी क्रिटिकल टू आइडियाज़ एंड पीपल। उसको अलाउ करना चाहिए कि वो लोगों को और आइडियाज़ को क्रिटिसाइज करे, ठीक है, क्या करे, क्रिटिसाइज करे। या फिर गिव देम चांस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का उन्हें चांस देना चाहिए, या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ क्रिटिकल को नेगेटिव में मत लीजिएगा। क्रिटिकल का मतलब है किसी चीज़ की जड़ में घुस जाना है। आलोचना का मतलब बुराई करना नहीं है। आलोचना का मतलब है कि इस चीज़ में और क्या अच्छा हो सकता था और किस कमी को दूर किया जा सकता था। जैसे आपने मूवीज़ के रिव्यूज़ पढ़े होंगे ना, कि यहाँ एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी लेकिन इसको और सही किया जा सकता था, कहानी को थोड़ा कम किया जा सकता था। तो ऐसे ये जो क्रिएटिव स्टूडेंट होता है, क्रिएटिव चाइल्ड होता है, वो भी एक कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, या कोई भी आपका वर्क है, एक्टिविटी है, उसमें क्रिटिक्स अगर वो क्रिटिकल है उसके लिए तो वो क्रिएटिव हो सकता है। तो दोनों ही आंसर सही है, आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज यानी कि नंबर सी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का चांस देने से तो देखिए क्रिएटिविटी बढ़ती गई। इसके बाद है न्यू आइडियाज़, यूरेका कहते हैं न्यू आइडियाज़ को, सडनली कम्स इन द माइंड्स ऑफ द क्रिएटिव चिल्ड्रन इन द स्टेज ऑफ। नए नए आइडियाज़ जब एक क्रिएटिव चिल्ड्रन के माइंड में आने लगते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रिपरेशन, इल्यूमिनेशन, रिवीजन या इंक्यूबेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा आंसर, वन सेकेंड, इल्यूमिनेशन। क्या होगा, इल्यूमिनेशन, ठीक है, इल्यूमिनेशन। जब वो खुद से सोचने लगे बच्चा, नए नए आइडियाज़ उसके दिमाग में आने लगे। इसके बाद द टेक्निक टू फोस्टर क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन इज, एक ऐसी टेक्निक जिससे क्रिएटिविटी बढ़े बच्चे में, कौन सी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। ब्रेन स्टॉर्मिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों ही हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब अपने ही दिमाग से, जब बच्चा, जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा, अपनी साइकिल खोल दी सारी, फिर उसको लगा रहे हैं, ठीक है, अपने किसी और से नहीं सीखा, अपने ही माइंड का यूज़ कर रहे हैं बार बार। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये दोनों ही, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है एक चाइल्ड की। इसके बाद ये टीचर कैन फोस्टर क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन बाई डेवलपिंग। तो क्या चीज़, एक जो टीचर है वही क्रिएटिविटी, हाँ, यानी कि हम सारे क्वेश्चन क्रिएटिविटी के कर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है। फोस्टर मतलब बढ़ाना। तो चिल्ड्रन में कैसे, डेवलपिंग कॉन्फिडेंस इन देम, कि उनमें कॉन्फिडेंस जगाए, विश्वास जगाए कि हाँ तुम ये कर सकते हो। गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस, उन्हें ऐसा अवसर प्रदान करे कि वो खुद से एक्सप्रेस कर पाएँ। जैसे कभी कभी क्लास में बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है कि चलो तुम ये टॉपिक पढ़ाओ, या फिर कोई अच्छा प्रोजेक्ट दे दिया बच्चे को बनाने के लिए, ताकि वो अपने विचार उस पर मतलब जो भी उसने सीखा है, करा है, उसको वो कर पाए। तो दोनों ही इसमें सही आंसर है, आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज यानी कि नंबर सी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन कौन होते हैं, यानी कि जो सीखने में जिनको दिक्कत आती है, वही तारे जमी पर वाले बच्चे। तो कौन होते हैं, डेफिशिएंट इन यूजिंग पोटेंशियल्स, कि जिनकी क्षमताओं में कमी होती है, क्षमताओं को वो यूज़ नहीं कर पाते, या लो इन इंटेलिजेंस, या वो इंटेलिजेंस में कम होते हैं, इंटेलिजेंसी उनके पास नहीं होती, या स्लो इन एक्टिविटी,
या एक्टिविटी में स्लो होते हैं, क्या ये होते हैं या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका आंसर आपको तीनों ही लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका आंसर है नन ऑफ दीज। क्यों? वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाते। लर्निंग डिसेबल्ड का मतलब है बस वो सीखने में दिक्कत आ रही है। अब तारे जमी पर देख लो, उसको पेंटिंग, उस लड़के को पेंटिंग तो बहुत अच्छी अच्छी आती थी, वो पेंटिंग कितनी अच्छी अच्छी कर पाता था, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं वो पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पा रहा, हाँ कहीं और कर पा रहा है। लो इन इंटेलिजेंस, ऐसा भी नहीं है कि उनमें बुद्धिमत्ता की कमी, इंटेलिजेंस नहीं है, या वो एक्टिविटी में स्लो है, नहीं है ना। तो नन ऑफ दीज है। लर्निंग डिसेबल्ड वो बच्चे होते हैं जिनको लर्निंग करने में, सीखने में दिक्कत आती है, ठीक है, चाहे रीडिंग हो, चाहे वहाँ पे आपका राइटिंग हो, वहाँ दिक्कत आती है। इसके बाद है अब लर्निंग डिसेबल्ड से रिलेटेड आ गए हैं सारे क्वेश्चन, तो यहीं आपके सारी जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे सारे दूर हो जाएंगे। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन परफॉर्म्ड वेरी पुअरली इन, जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं वो किस में पुअर परफॉर्म करते हैं? एकेडमिक एरियाज में, टेक्निकल एरियाज में, बोथ ऑफ दीज में, या नन ऑफ दीज में। तो देखिए आंसर यहाँ बोथ ऑफ दीज बिल्कुल नहीं है, आंसर है यहाँ एकेडमिक एरियाज में, क्योंकि लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन टेक्निकल एरियाज में बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। मान लो अब उनको पढ़ाई नहीं आती लेकिन ड्राइविंग तो बहुत अच्छी आ सकती है, पढ़ाई नहीं आती लेकिन हो सकता है इलेक्ट्रिक वर्क बहुत अच्छा आता हो, तो ये बच्चे टेक्निकल एरियाज में अच्छे होते हैं। तो पुअरली जो परफॉर्म करते हैं वो एकेडमिक एरियाज है। इसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ अदर डिसेबिलिटीज, बिकॉज जो लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बहुत कठिन है दूसरी डिसेबिलिटी से, जो दूसरी कोई डिसेबिलिटी होती है। क्यों कठिन है ये हमें बताना है। इट्स कॉजेज कैन नॉट बी इजीली एसर्टेन्ड बाई अप्लाइंग यूजुअल टेस्ट। इसका जो कारण है उसको जल्दी नहीं पहचाना जा सकता कि आपने टेस्ट अप्लाई कर दिए और इसका कारण आपने पहचान लिया। आंसर तो यही है इसका, ठीक है, आंसर तो यही है, क्योंकि देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी को पहचान लोगे, हियरिंग डिसेबिलिटी को पहचान लोगे, लेकिन यहाँ लर्निंग डिसेबिलिटी को नहीं पहचान पाते। दूसरा था इट इज़ एसोसिएटेड टू बिहेवियर प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आंसर हमारा नंबर ए हो जाएगा जो भी हमने किया था। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एजुकेशनली लर्निंग डिसेबल्ड लुक सिमिलर टू। जो अगर पढ़ाई के रूप से देखा जाए तो लर्निंग डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस से कैसे दिखते हैं, ठीक है, किसकी तरह दिखते हैं? डलर्स की तरह, बैकवर्ड चिल्ड्रन की तरह, दोनों की तरह, या नन ऑफ दीज की तरह। कैसे देखोगे उनको? वो दिखते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन की तरह। बैकवर्ड मतलब जाति से नहीं, बैकवर्ड मतलब कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, एकदम होता है ना पीछे सीट पे बैठे हुए। तो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे ऐसे लगते हैं अच्छा ये तो पिछड़ा है पढ़ाई में, तो बैकवर्ड चिल्ड्रन। इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम द नॉर्मल वंस। इनमें से कौन सी ऐसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं जिनको पढ़ना सीखना नहीं आता वो डिफर हैं, वो अलग है नॉर्मल बच्चों से। किन चीज़ों में अलग हैं? दे आर ऑल द टाइम क्लम्सी एंड ऑकवर्ड, वो हमेशा ना थोड़े ऑकवर्ड रहते हैं, ठीक है, थोड़े मतलब परेशान सा करते हैं, ठीक है, चिड़सी मचती है, ऐसे करके कह सकते हैं आप इसको। या पुअर कोऑर्डिनेशन मोटर एबिलिटीज़, उनकी जो मोटर एबिलिटीज़ है, मोटर मतलब आँख की, कान की, हाथों की, जैसे देख रहे हैं कुछ लिख रहे हैं कुछ, आपने देखा होगा ना, डी बोला बच्चे को तो इधर की साइड बना दिया, 4 बोला तो इधर ऐसे बना दिया, तो ये इनमें मोटर एबिलिटीज़ की कमी होती है। ये अपने ब्रेन से कोऑर्डिनेट कर नहीं कर पाते अपनी मोटर को। मोटर मतलब जिससे गति होती है, जैसे हाथों से लिखने में गति होती है, ऐसे। हाइट वेट एंड हेल्थ में नहीं कह सकते कि ये अलग हैं, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल गलत है। तो ये लग रहा होगा कि ऑल ऑफ दीज है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मोटर एबिलिटीज़ में पुअर कोऑर्डिनेशन होगा तो यहाँ पे लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे नॉर्मल बच्चों से अलग दिखते हैं। यही फ़ायदा होता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, ठीक है। PYQs भी करते होंगे आप, पढ़ते भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं PYQs भी ना करते हों, सिर्फ पढ़ते हों। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का ये फ़ायदा है आपका कि आपको ये सारी चीज़ों में डिफरेंस करना आ जाता है कि क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा मेथड बहुत ज़्यादा सुटेबल है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, यानी कि कौन सा टीचिंग मेथड से? बिहेवियर गाइडेंस, कि उनके बिहेवियर को गाइड किया जाए, रिमेडियल टीचिंग की जाए, ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाए, या नन ऑफ देम। देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा बिहेवियर गाइडेंस मेथड। उनके बिहेवियर को गाइड किया जाए, हो सकता है उनका ध्यान किसी और चीज़ में हो तो थोड़ा पढ़ाई की तरफ लाया जाए, ठीक है, उनके बिहेवियर को समझा जाए, तो ये होगा आपका आंसर। इसके बाद है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वर्क हैबिट्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड व्हाट शुड बी डन।
अगर आपको लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे की वर्क हैबिट सुधारनी है, काम करने के तरीके सुधारने हैं, आदत सुधारनी है, तो क्या करना है आपको? अनअटेंडेड बिहेवियर शुड बी पेनलाइज्ड। इसमें ये है कि जो उसने काम नहीं किया, अनअटेंडेड मतलब जो उसने बिहेवियर नोटिस ही नहीं किया, काम नहीं किया, तो उसको पेनलाइज्ड मतलब उसको समझा जाना चाहिए, उसको सही किया जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उस पर। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द बिहेवियर इज नीडेड। बिहेवियर को पास से मॉनिटर किया जाए टीचर के द्वारा कि बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा, हो सकता है घर पे कोई दिक्कत हो, ठीक है। क्यूज एंड प्रॉम्प्ट शुड बी गिवन। बच्चे को हेल्प करी जाए, एक तरीके से क्लू दिए जाएँ, प्रॉम्प्ट दिए जाएँ थोड़े थोड़े, जिससे वो उस चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। जैसे अब बच्चे ने 4 बनाई ऐसे, इस तरीके से 4, एक सेकेंड, इस तरीके से 4 बने, तो उससे कहो कि राइट हैंड की तरफ नहीं बनानी, लेफ्ट हैंड से शुरू करके बनानी है। तो इस तरीके से आप उसको क्यूज एंड प्रॉम्प्ट दे देते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज। चारों ही सही हैं। एक बार आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से तरीके से क्लियर हो जाएगा, चारों ही सही हैं। इसके बाद है दोज हु आर नॉर्मल इन इंटेलिजेंस बट स्लो इन एकेडमिक अचीवमेंट ड्यू टू साइको सोशल रीजन्स आर। वो लोग जो इंटेलिजेंस में तो नॉर्मल है, मतलब इंटेलिजेंस तो अच्छी है उनकी, लेकिन जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो स्लो हो जाती है। क्यों स्लो हो जाती है? क्योंकि साइको सोशल रीजन्स होते हैं। साइको सोशल वो जो मेंटली क्षमता है उनकी, क्षमता नहीं कहेंगे, या मेंटली जो वो सोसाइटी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, सोशल रीजन्स होते हैं, उनका कल्चर है, उनका जैसे मुस्लिम कह लो, हिंदू कह लो, या फिर आप जाति प्रथा वाले बच्चे कह लो। सोशल साइको मतलब थोड़ा जिन बच्चों को थोड़े ज़्यादा इमोशनली वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ऐसे बच्चों में क्या होता है, इंटेलिजेंस बच्चे ही होते हैं, लेकिन एकेडमिक अचीवमेंट लो होती है। क्यों? कि वो बैकवर्ड चिल्ड्रन है, ये गिफ्टेड अंडर अचीवर्स हैं, या बोथ ऑफ दीज है, या नन ऑफ दीज हैं। तो इसका आंसर क्या है? ये है बैकवर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। ये बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनको लगता है, जैसे अब मान लो आप आपने जाति प्रथा तो देखी होगी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। जाति प्रथा में अगर आपने अम्बेडकर की कोई मूवी देखी हो या अम्बेडकर का कोई सीरियल देखा हो, पहले आता था एक टीवी पे, तो आपने देखा होगा क्लास में उनको सबसे पीछे बिठा देते थे। वो तो देखो एक एक्सेप्शनल केस है, अम्बेडकर जी निकले बहुत इंटेलिजेंट, बहुत डिग्रियाँ ली उन्होंने, लेकिन बहुत से स्टूडेंट के साथ यही होता था, सोशल जो थोड़े होते थे, तो यहाँ पे तो वो बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते थे। इंटेलिजेंस अच्छी होती थी, या उनको मान लो यहाँ पे पेंसिल नहीं मिल पा रही, अच्छे तरीके से सोर्सेज नहीं मिल पा रहे पढ़ाई के, तो वो पीछे रह जाते थे। तो आंसर यहाँ पे बैकवर्ड चिल्ड्रन ना, ऑल ऑफ दीज नहीं है। इसके बाद है कंसिस्टेंट लो अचीवमेंट लीड्स टू लो इंटेलिजेंस बिकॉज। लगातार अगर बच्चे की लो अचीवमेंट आ रही है, अगर बच्चा कम अचीव कर पा रहा है, तो लो इंटेलिजेंस हो जाती है बच्चे को। क्या होती है? लो इंटेलिजेंस होती है लगातार लो अचीवमेंट से। क्यों होती है ये? क्या है इसका कारण? क्योंकि यहाँ पे 50% इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज़ एक्सप्रेस्ड इन वर्बल फॉर्म। आपको पता ही है कि ज़्यादातर 50% ये जब बच्चा बोल के कोई चीज़ बताता है, एक्सप्रेस करता है, तो 50% इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वहाँ से दिखती है। दूसरा है लर्निंग डेवलप्स थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर। लर्निंग से थिंकिंग और रीजनिंग पावर डेवलप होती है, तो दोनों ही इसके आंसर हैं। आंसर हो जाएगा नंबर सी, बोथ ऑफ दीज। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस में लीड टू एजुकेशनल बैकवर्ड। इनमें से किससे एजुकेशनल बैकवर्डनेस आती है? सेंसर इम्पेयरमेंट से, यानी कि उनके जो आँख नाक कान है वो अच्छे तरीके से ना चलते हो, या मोटर डिसेबिलिटी हो, या लॉन्ग डिजीजन है, हेल्थ प्रॉब्लम। तो देखिए सभी से आएगी, ठीक है, सभी से ही आएगी। मोटर डिसेबिलिटी मतलब उनके हाथ पैर सही से ना वर्क करते हो, लिखने में करने में। सेंसर इम्प्रूवमेंट मतलब सुनने करने में दिक्कत हो, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम रहती हो, तो बच्चा बार बार स्कूल आएगा नहीं। तो आंसर हो जाएगा नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, ठीक है, वरना क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लीजिएगा। और HTET 2025 के नाम से ना HTET रीस्टार्ट है, आई थिंक ये HTET प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट है, सारे CDP के क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अगर मेरे से पॉसिबल हो सका तो CDP प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से मैं अलग ही एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है, आप पूरे वहाँ से देख सकते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंसेज में लीड टू एजुकेशनल बैकवर्डनेस बिकॉज। जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है, यानी कि जो इमोशनली कोई चीज़ परेशान करती है, इससे एजुकेशनल बैकवर्डनेस आती है, यानी कि एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं। क्यों? प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी फॉर सोशल इंटरेक्शंस। क्या सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको इमोशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है? देखो होती है बिल्कुल। दूसरा, इमोशंस विल डेवलप इंटेलेक्चुअल पावर इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस से इमोशनल इंटेलिजेंस आती है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? जैसे बच्चे को तेज रोना आ रहा है,
लेकिन उसने खुद को समझा लिया मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों रोऊं। उसने खुद को मजबूत बना लिया। ये कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आप ज़्यादा ना अपने इमोशंस को दूसरों को ना दिखाओ, बल्कि उसको संयंत्र करो। तो ये आंसर क्या होगा, दोनों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बोथ ऑफ दीज। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आगे की क्लास फिर से मैं कंटिन्यू रखूँगी, लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।